वाकई देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर उतर जाएगा। और सबसे खास बात, सबसे टफ जगह पे उतरेगा जहाँ किसी और दूसरे देश ने ट्राई नहीं किया या जिन्होंने कोशिश करी वो सब फेल हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आज हम सफल होंगे। हमारे सारे वैज्ञानिकों को पहले से बधाई। और देश हमेशा अग्रणी रहा है इस मामले में। और ख़ासकर हमने तो अपने सारे बच्चों को यूट्यूब का लिंक भेजा है, पेरेंट्स को लिंक भेजा है कि इस गौरवशाली क्षण को देखें। ज़्यादातर 40% एनसीईआरटी कहती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, जिसमें कि बच्चे को अपनी नॉलेज के थ्रू आंसर्स लिखने होंगे। वो नहीं कि जो कॉपी में लिखते थे या बुक में पढ़ते थे वो ही आएंगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको अपना आइडिया देना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हम बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं। और होपफुली अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा, हम प्रेयर करते हैं कि ये सक्सेसफुल ही हो, तो हम कल सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਂਦ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ KVM ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ AP ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਉਹ एक्साइटमेंट हैगी है उसको लेके। वाकई देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर उतर जाएगा। और सबसे खास बात, सबसे टफ जगह पे उतरेगा जहाँ किसी और दूसरे देश ने ट्राई नहीं किया या जिन्होंने कोशिश करी वो सब फेल हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आज हम सफल होंगे। हमारे सारे वैज्ञानिकों को पहले से बधाई। और देश हमेशा अग्रणी रहा है इस मामले में। और ख़ासकर हमने तो अपने सारे बच्चों को यूट्यूब का लिंक भेजा है, पेरेंट्स को लिंक भेजा है कि इस गौरवशाली क्षण को देखें। ये बिल्कुल उस जैसा ही है जैसा आपने बताया, कभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले उतरे थे, वैसे आज जब हमारा चंद्रयान उतरेगा तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होंगी। ये पता लगेगा क्या वहाँ पर पानी है और पानी के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश इस फिराक में हैं कि किस तरह से वहाँ पर भी बस्तियाँ बसाई जा सकें। और जब तक आप पूरे चंद्रमा को नहीं देखते, अब जब उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान उतरेगा तो उससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ सामने आएंगी। कहा जा रहा है कि सर वहाँ पर पानी की मात्रा भी है, पानी भी जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और कह लो कि ऑक्सीजन भी है। तो ये चीज़ें अगर काउंट हो रही हैं तो कहा जा रहा है अगर ये चीज़ें वहाँ पर हैं तो इंसान वहाँ पर बच सकता है। लेकिन फाइनली ये है कि विज्ञान जो उसके ऊपर डिपेंड है कि ये चंद्रयान 3 पे जो तस्वीरें आएंगी तो वो जो है सामने चीज़ें आएंगी उसके बाद। बिल्कुल, चंद्रयान 3 ने काफ़ी तस्वीरें भेजना शुरू कर दी पहले से और लगातार भेजेगा। और इस बार फुल प्रूफ बनाया उन्होंने कि अगर ये चीज़ नहीं चली तो क्या होगा, ये इंजन नहीं चला तो क्या होगा, आगे क्या होगा। सो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और जैसा आपने कहा कि वहाँ पे फ्रोजन वाटर जैसा कुछ लगा है पता, और ऐसा भी लगा है शायद लिक्विड वाटर हो। और अगर ये है तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही। वायुमंडल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सघन नहीं है, पर जैसा भी वायुमंडल है उसके हिसाब से अगर वहाँ इंसान जिंदा हो सकता है या कोई जीव वहाँ पर रहा है तो ये रहस्य भी खुलेंगे। और ये सारी घटनाएं एलियंस की, ये कहाँ कहाँ किस ग्रह पे क्या है, ये रहस्य की परतें खुलेंगी। और इसका श्रेय निश्चित तौर पर हमारे वैज्ञानिकों को जाएगा। किताबों में बच्चे पढ़ेंगे और गर्व महसूस करेंगे। वो स्लो चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी उसके सामने आ जाती है, इसलिए 14 दिन बाद वो, जैसे हमारे पूर्णमासी और अमावस्या होती है उस हिसाब से वहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच पाती हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। खुद वर्ल्ड के अंदर ऐसा है, नॉर्वे वगैरह आप जब जाते हैं ऊपर के कंट्रीज़ में, वहाँ पे दिन और रात में बहुत फ़र्क है। दिन बहुत बड़ा है, रात छोटी है, कहीं रात बहुत बड़ा है, दिन छोटा है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी देखते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं किसी जगह दिन है तो किसी जगह रात है। सो इन सब चीज़ों को अब विज्ञान की दृष्टि से काफ़ी आगे जो दूसरे ग्रहों पे हमारे एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, मार्स वगैरह पे, उसमें हम निश्चित तौर पे अग्रणी रहेंगे। और इसका फ़ायदा हमारे देश को मिलेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आज हम दुनिया में सबसे पहले ऐसे कंट्री बन रहे हैं। वैसे ही रॉकेट अंतरिक्षयान भेजने में
हम सबसे नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष यान हमारे देश से भेजे जाते हैं, क्योंकि सारे सारे देश इतनी चीप इतनी सस्ती रेट में कोई दूसरा नहीं भेज सकता है। 4 दिन पहले रशिया ने भी अपना जो चंद्रयान भेजा था, तो आपने देखा उसके रिजल्ट्स क्या हैं? हाँ, वो फेल हो गया। अब ये सब कुछ फेल पास तो चलता रहेगा, पर हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि मानव जो भी कर रहा है, इंसान जो भी कर रहा है, वो इंसान के भले के लिए करे। ऐसा नहीं हो कि चंद्रमा के ऊपर अगर उन्होंने कुछ खोज लिया तो वहाँ भी सबसे पहले अपनी मिसाइल न लगा दी। वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। धरती बहुत है लड़ाई करने के लिए। साइकिल से चांद तक का सफ़र 77 सालों में कैसा रहा? क्योंकि अभी हमने जो है इंडिपेंडेंस डे अपना 77 सेलिब्रेट किया धूमधाम के साथ। इस साल कैसे हैं, देखते हैं हम इस 77 सालों को साइकिल से चांद? नहीं, बहुत ज़बरदस्त। बल्कि ये जो सफ़र है, ये सफ़र बताता है कि देश कितनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। आप देखें, हमने जो मार्स के ऊपर अपना यान भेजा था, वो उसका किराया या उसके ऊपर खर्चा ऑटो से भी कम था। सो इतनी टेक्नोलॉजी को सस्ती बनाना, और आज भी हमारे देश में जो 5G है, 6G आने वाला है, जो डेटा है उसका रेट सबसे कम है दुनिया में। 1/10 1/5 रेट है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे तकनीकी रूप से विशेषज्ञ लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और हमारी युवा पीढ़ी आगे विदेशों में नहीं भागेगी, सब यहीं रहेंगे, यहीं पे सारे जॉब जनरेशन्स होंगे। अपने बच्चों को बताना शुरू कर दिया है, बल्कि ये भी बताना शुरू कर दिया है कि आगे पाइपलाइन में और क्या क्या काम चल रहे होंगे। निश्चित तौर पर ये होगा कि आगे जब ये सक्सेसफुल हो गया है तो आगे हमारे इंसान वहाँ पे कैसे पहुँच सकता है, भारतवासी वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्री वहाँ पहुँच करके कैसे रिसर्च कर सकते हैं। इन सब तकनीकी जितने भी इन्वेंशंस होते हैं या तकनीकी जितनी भी डिस्कवरीज़ होती हैं, उनका फ़ायदा बच्चों को बहुत होता है। और NEP में तो खासकर यही बताया गया है कि आप रट्टाफिकेशन बंद करो, जैसा आपने कहा। बच्चों को अब समझना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसमें इतनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करिए। आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि आने वाले 3 साल में भारत शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी होगा और वापस से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जॉब जनरेशन यहाँ है, सारी यूथ यहाँ पर है, जितना एक्सप्लोरेशन यहाँ पर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये उत्साही युवा विज्ञान के और अन्य क्षेत्रों में क्या क्या कीर्तिमान बना देंगे। आज फाउंडेशन लेवल पे, नर्सरी लेवल के बच्चे को भी हम ऐसे सिखाना शुरू कर रहे हैं जिससे उसको एक्सपीरियंस हो और वो ये समझ सके कि हाँ, मैंने क्या देखा और मुझे क्या लिखना है, ना कि देसी भाषा में जाना चाहे तो अगर बात करें NEP की, तो देसी भाषा में NEP है क्या? किस प्रकार से ये जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो किस प्रकार से उनके बच्चे अब होमवर्क करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार से सिलेबस जो है वो समय समय पे अपडेट होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी कक्षाएं की किताबें थी वही मेरा छोटा भाई देखता था, उससे तीसरे नंबर वाला सेम वो उसी क्लास में 7th या 8th में आता था, तो सेम वही पढ़ लेता था। तो एक ही कक्षा की सेम क्लासेस चलती थी विदाउट अपडेट। तो आपने बताया कि NEP के थ्रू जो है अब समय समय पर जो अपडेट्स होते रहेंगे। अब हाँ, समय समय पे NCERT अपडेट करेगी। NCERT ने ये भी कहा है और शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि आप अपने लेवल पे क्लास 8 तक अपने सिलेबस को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एज ए स्कूल, जितने भी प्रोग्रेसिव स्कूल हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे जो नई चीज़ हुई उसको सिलेबस में डाला और बच्चों को सिखाया, जिससे उनको लेटेस्ट नॉलेज मिले। ये सारे सप्लीमेंट रहेंगे, और ये सप्लीमेंट रहने की वजह से पेरेंट्स के ऊपर भी किताबों का भार नहीं पड़ेगा। ये सप्लीमेंट्स बच्चों को देते रहेंगे। जैसे मैंने बताया, हमने अपने स्कूल में वर्कशीट्स देना शुरू करी, करिकुलम बुकलेट देना शुरू करी, जिससे जो भी चेंजेस होते रहे उनको सबसे पहले हमने ग्रेस्प किया। और अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो NEP एक ऐसा काम कर रही है जिसमें बच्चा पढ़ाकू नहीं बन रहा है, बच्चा सीख रहा है और सेल्फ लर्नर बन रहा है। वो खुद सीखने की चाह है और उसकी नई नई चीज़ करने की चाह है। पहले क्या था, उद्देश्य पढ़ाई का था एग्ज़ाम पास करना और नौकरी। अब पढ़ाई का उद्देश्य ये है सीखना और सीख करके कुछ नया करना। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और सर, अब जैसे आपने बताया कि अब फिर इसके अकॉर्डिंग तो ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो हैं ये ऑलरेडी अपडेट्स हो जाएंगे अब NEP के थ्रू? बिल्कुल, NEP के थ्रू अपडेट्स होंगे और स्कूलों को फ्रीडम है। हम तो क्लास 5 में अगले साल से नहीं, इसी साल से जोड़ देंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर NEP के थ्रू या इसके थ्रू, चाहे हो नहीं हो, जितना देर लगे, हमारे तो फाइनल एग्ज़ाम में क्लास 5, 6, 7, 8 के बच्चों पे चंद्रयान से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि चंद्रयान उनको समझाया जाएगा। मैम, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले चंद्रयान 3 के बारे में? सर, बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो अंतरिक्ष में चंद्रयान के थ्रू चंद्रमा के ऊपर आज हमारा चंद्रयान 3 जो है वो लैंड होने वाला है। तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हम बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं, और होपफुली अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल रहा, हम प्रेयर करते हैं कि ये सक्सेसफुल ही हो, तो हम कल सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे।
बिल्कुल। और मैम एनईपी किस प्रकार से हेल्प करेगा? जैसे कि मेरी सर से खुल के बात हुई एनईपी के ऊपर कि बच्चों को हमें उन्होंने बोला कि हमने चंद्रयान 1 और 2 के बारे तो बताया, लेकिन चंद्रयान 3 का भी लिंक ऑलरेडी हम उनको शेयर कर चुके हैं। तो अब आने वाले समय में जो पेपर हमारे ये जो फाइनल पेपर होंगे, तो हम बच्चों से चंद्रयान 3 के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के पेपर में आ भी सकते हैं। तो कितनी तैयारी इस समय आपके केवीएम के बच्चों को इस चीज़ को लेकर करनी चाहिए? सर हम टीचर्स एज अ टीचर्स ही उनकी तैयारी करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जीके बोर्ड होता है जिस पे हम रोज़ एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका गए हुए हैं और ब्रिक्स का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी, ब्रिक्स के बारे में भी उनको बता रहे हैं। तो दो एक हिस्टोरिकल बातें चल रही हैं आजकल, चंद्रयान 3 और ब्रिक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन हम 6th 7th 8th के बच्चों को दे रहे हैं और हायर क्लासेस को भी दे रहे हैं, ताकि बच्चे अपडेट रहे और जीके के क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है और उनकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। और सर का ये भी साफ तौर पे कहना था कि काफ़ी अब जो है चेंजेस पेपर्स में आए हैं। अगर 10th की बात करें या 12th की बात करें तो सिलेबस में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन उनके पेपर्स में भी, क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। वो कैसे पेपर है जो एनईपी के कारण अब काफ़ी चेंजेस आ रही है, रट्टाफिकेशन समाप्त होने वाली है? सर ज़्यादातर 40% एनसीईआरटी कहती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, जिसमें कि बच्चे को अपनी नॉलेज के थ्रू आंसर्स लिखने होंगे। वो नहीं कि जो कॉपी में लिखते थे या बुक में पढ़ते थे वो ही आएंगे। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको अपना आइडिया देना है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जांपल कि डेमोक्रेसी अच्छी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है, तो बच्चे को बताना है वो सही है या गलत है, वो अपने पर्सपेक्टिव से क्या सोचता है। तो बेसिकली अब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, टॉपिक समझ में आना चाहिए और बच्चा फिर अपने स्टाइल में उन चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से वो आंसर्स को लिख सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब जो तो वो स्कूल में पढ़ रहा है, 60% तो अब सिलेबस वो आएगा किताबों में से, 40% सीबीएसई खुद अपनी तरफ से भेज सकती है उनका एक्सपीरियंस देखने के लिए कि बच्चों में क्या एक्सपीरियंस अभी 40% का है, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है। अब वो खुद की तरह से भी अपने क्वेश्चन उसमें जो है ऐड कर सकती है। हाँ जी बिल्कुल। तो बच्चों को अब अप टू डेट रहना पड़ेगा, जनरल नॉलेज उनकी वास्ट रखनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है, और जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है वो सब कुछ जो है वो बच्चों को जानना चाहिए, और तभी हम बच्चे, जो हमारी नई जनरेशन है, वो तरक्की कर सकते हैं। और हम एज अ टीचर्स भी उनको ऐसे ही गाइड कर रहे हैं ताकि वो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ 40% ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਐਨਈਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ।